अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा इकबाल। आज भी दुनिया भर से तमाम तरह अहम खबरें लेकर आपके साथ इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। कौन से अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जान लेते हैं टॉप स्टोरीज में। अफगानिस्तान की सूरत हाल, काबुल भी तालिबान के कंट्रोल में। आलमी रहनुमा इस्तराब में, अशरफ गनी के लिए काबुल के अंगूर खट्टे हैं। ज़ाम्बिया में सदारती इंतखाबात, हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा की बातचीत, मौजूदा सदर को इंतखाबात में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन की कमी, वबा से सिडनी में रिकॉर्ड हलाकतें। मुल्क में वैक्सीन की कमी की वजह से पोलैंड से 10 लाख फाइटर्स की खुराकों की फाइजर की खुराकों की खरीदारी कर ली गई। हेटी में जलजिले से भारी जानी माली नुकसान, हजारों लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दीवार बर्लिन की 60वीं बरसी, जर्मनी में दीवार की 60वीं बरसी की तकरीब के दौरान दीवार को गिरे 32 सालों को याद किया गया। दुनिया में 208 मिलियन से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं कोरोना की वजह से, और अमेरिका में सरकारी ऐलान से पहले ही वबा मौजूद थी, ये गुफ्तगू की जा रही है। ब्राज़ील के साबिक सदर की मौजूदा सदर पर तनकीद, साबिक सदर ने कहा कि मौजूदा सदर नस्लकुश हैं, आइंदा हुकूमत वर्कर्स पार्टी की होगी। भारत में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, मोदी से काले कवानीन की वापसी का मुतालिबा, यौम आज़ादी पर ट्रैक्टर मार्च और एहतजाज। और यूरोप में गर्मी की शदीद लहर, कार्टून का रूप धारने वाले गर्मी से झुलस गए, गर्मी की शिद्दत से जान के लाले। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल काबुल का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। और कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने ऐलान ये किया है कि जंग तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम सब के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि साबिक सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और तालिबान ने सदारती महल पर कब्जा कर रखा है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर 5 अफराद हलाक भी हो गए हैं। ये अफराद अमरीकी फ़ौज की जानिब से की गई फायरिंग की वजह से हलाक हुए हैं। अमेरिका समेत उसके तमाम इत्तेहादी अपने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए सरकर्दा दिखाई देते हैं और दुनिया के रहनुमा इस वक्त इस्तराब का शिकार हैं। पाकिस्तान का इस तमाम तर सूरत हाल पर कहना यह है कि तमाम अफगान धड़ों पर मुश्तमिल अफगानिस्तान के मसले के जामे हल के लिए पुरअज़्म हैं। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि तमाम अफगान धड़ों पर मुश्तमिल अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए हम पुरअज़्म तो हैं, लेकिन इसके लिए तमाम आलमी बरादरी को मिलकर कोशिशें करना होंगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान के तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया गया कि वो कानून की हुक्मरानी और तमाम अफगानों की बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करें। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज के इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया है। साथ ही साथ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उसके पाकिस्तान और ख़ित्ते पर जो मुमकिन असरात हैं, उन पर भी यहाँ मौजूद लोगों को ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी ने यह भी वाज़ेह किया कि साबिक अमरीकी इंतज़ामिया के अफगानिस्तान से इनखला के फ़ैसले की सदर बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से तौसीक बिलाशुबा तनाज़े का मंतकी नतीजा है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द तंजीम या गिरोह की जानिब से किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने पाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कई अशरों से जारी तसादुम का शिकार रहा है। पाकिस्तान अपने हमसाये में अमन चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है। आज के इस इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों का इतराफ़ भी किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो अफ़गान फ़रीक़ैन हैं, उनको आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। अफगानिस्तान में तशद्दुद का जो मजमूई बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है, उस पर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तशवीश है। लेकिन अफगानिस्तान छोड़ने के जो ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो सफारतकार हैं, सहाफ़ी हैं या दीगर लोग हैं, उनकी आलमी बरादरी को हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि उनकी मदद की जा सके। आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज की भरपूर मौजूदगी में बातचीत के जरिए तनाज़े का बेहतरीन हल वक्त की अहम ज़रूरत था, लेकिन बैरूनी अफवाज की ज़्यादा अरसे तक अफगानिस्तान में मौजूदगी का अब कोई मुख्तलिफ नतीजा सामने नहीं आएगा। आपको ये भी बताएं कि आज कमेटी ने यह भी वाज़ेह किया है कि आलमी बरादरी मसले के जामे सियासी हल को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करे, और इस बात पर आज बार बार जोर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के मसले को लेकर, जहां सिचुएशन जो है आज बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन इस सिचुएशन को संभालने के लिए अब क्या किया जा सकता है, इस पर तमाम ही फरीक़ैन जो हैं वो दिखाई देते हैं कि इस तरह का शिकार हैं। आलमी बरादरी एफ़र्ट्स कर रही है, पाकिस्तान के एफ़र्ट्स किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, सबके सामने हैं, लेकिन अब दिखाई ऐसा दे रहा है कि पाकिस्तान ने जो इतनी सारी एफ़र्ट्स की थी, अब कहीं ना कहीं वो सारी एफ़र्ट्स रायगा ना हो जाएं। इसके लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छा जी, आपको बता रहे हैं जैसा कि हम कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज पाकिस्तान में हुआ है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस सारी खबर में हमने आपको ये भी बताया, और फिर आलमी बरादरी क्या किरदार अदा कर रही है, क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पर भी हमने बात तो कर ली। लेकिन इस पर तज्जिया लेंगे, सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसको लेकर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है पाकिस्तान के अंदर। पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना तज्जिया हमसे शेयर कीजिएगा कि जो भी सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट हुई है, इससे ख़ास तौर पर जो हमसाया ममालिक हैं और फिर जो आलमी बरादरी है, उसका अमन किस तरह से दाव पर है। और फिर ये जो फरमाइएगा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जो उसमें फ़ैसले हुए हैं, जो बातें की गई हैं, वो किस हद तक वाक़ईतन अगर उन पर अमल किया जाए तो अफगानिस्तान के अंदर अमन का क़याम मुमकिन किया जा सकता है। अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे पड़ोस के अंदर एक बहुत बड़ी मार्का जो है वो एक अख्ताम को एक नतीजे के ऊपर जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें थीं, वो जिन मकासद को लेके आई थीं, वो वहाँ शायद वो मकासद को अचीव ना कर पाएँ, जिसका जी। बड़ा वाज़ेह खुद अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया। और साथ ही साथ अफ़गान फ़ौज की कैपेबिलिटी और हुकूमत की कैपेबिलिटी जो थी, उसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह अपना इज़हार राय जो है वो किया। और ख़ुद आज आपने देखा कि अशरफ गनी जो है वो पैसा लेके एक हेलीकॉप्टर में, और बल्कि कुछ पैसा उनको वहाँ छोड़ना पड़ा। और ये कोई पाकिस्तानी की मीडिया की खबर नहीं है, बल्कि ये रूसी जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया। तो ये एक अहम तरीन मेरे ख़्याल में बात है, जिसके अंदर यानी कि अफ़गानिस्तान में करप्ट अनासिर मौजूद थे, जिसका अंदाज़ा हम्म। इससे भी लगाया जा सकता है कि $3 ट्रिलियन लगाने के बाद जंग के वो नताइज हासिल ना हो पाए, जिसके लिए आज व्हाइट हाउस के सामने लोग सरापा एहतजाज हैं, और ख़ुद अमेरिका के अंदर बहुत सारी चेमागोइयाँ हो रही हैं। अब हम्म। दूसरा जो हमारे पड़ोस के तो हवाले से एक तो ये अफ़गानिस्तान है, लेकिन एक हमारा दूसरा पड़ोस भी है जिसका नाम भारत है। भारत जो है वो $4.2 बिलियन की जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने वहाँ कौंसल खाने बनाए, 5 कौंसल खाने बनाए, 1 एम्बेसी बनाई, और तालिबान की तरफ से किसी और गैर मुल्की सफारत खाने पे हमला नहीं किया गया, माँ सवाए हम्म। हिंदुस्तान के। और एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे, और उनका मीडिया बड़ा खुल के बोल रहा था कि अजीत डोवल की कुछ खुफिया मुलाकातें जो है वो तालिबान के साथ हुई हैं, और बिल्कुल। हमने तो बड़ा कोई मकसद अचीव कर लिया है। लेकिन वो सारी बातें जो हैं वो तो झूठ साबित हो गई, जब हम्म। तालिबान ने उनके सफारत खाने को वहाँ बंद कर दिया और उनको भागने पे मजबूर कर दिया। अब ये तो इंडिया का तो मैं समझता हूँ 15 तारीख को ब्लैक डे तो था, लेकिन ब्लैक तरीन डे जो था वो शायद नहीं था, जो कि कल तालिबान ने उनको दिखा दिया। तो भारत का जो रोल था एक्चुअली अफ़गानिस्तान में, वो नो रोल है। कोई रोल है ही नहीं, उनका किरदार ही नहीं है। जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ
वो हासिल करना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको नसीब नहीं हुई। वो पाकिस्तान को बायपास करके ना ही टैपी गैस को हासिल कर सकते हैं, ना ही कैज़ा 1000 के मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ना ही वस्ती एशियाई ममालिक की तिजारती मंडियों तक अपनी रसाई कर सकते हैं, जब तक के वो पाकिस्तान के साथ मामला ना करें। और पाकिस्तान के साथ मामला करने पे बड़ा ज़रूरी है कि उनको बराबरी की सतह पे पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को भी निभाना पड़ेगा, बिल्कुल। उनको कश्मीर के मसले को भी हल करना पड़ेगा और दीगर मसाइल जो दहशतगर्दी के हवाले से वो ताने-बाने पाकिस्तान के अंदर बुनते हैं, उसको भी हल करना पड़ेगा। तो ठीक आज है। जो कौमी सलामती। जी, आप जी फरमाइए। सर, जी। आप बात कीजिए। सर बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी मामलात हैं उसको लेकर तो आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि सारे मामलात पहले हल होने चाहिए, उसके बाद ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर ये बात बार बार कह चुका है। फिर जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि अफगानिस्तान में भारत जो कुछ करता रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो तो सबके सामने आश्कार हो गया। लेकिन सर आज जो कौमी सलामती कमेटी में बात की गई है कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ किसी की भी जानिब से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, आप समझते हैं कि आलमी बरादरी इस चीज़ को लेकर इसे मेक श्योर कर पाएगी, वाक़तन ऐसा हो पाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर? देखिए, आलमी बरादरी जो है वो तो मेक श्योर नहीं कर सकी ना, अफ़गानिस्तान में हुँ, किसी किस्म के टर्मॉइल को वो रोक नहीं सकी। बावजूद उन्होंने पैसे से भी लगा लिया, क्योंकि मॉरल और मटेरियल की जंग के अंदर मॉरल जीत गया। मटेरियल नहीं जीत पाया। जो हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर थे, उनको ग्राउंड बॉम्बर्स ने ज़ीरो कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी एयर फ़ोर्स जो थी, वो एक ऐसे लोगों से हार गई, जिसके पास एक जहाज़ तक नहीं था। ये एक यकीनन एक मेरे ख्याल में सोचने की बात है और खुद अमेरिका ये कह रहा है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वो हुँ, तालिबान की स्ट्रैटेजी से कमतर थी। दूसरी थी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जो कि तालिबान ने अपनी अपनाई और वहाँ आपने देखा कि अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत हुई और उन्होंने अपना मामलात वहाँ स्विफ्टली जो है वो टेक ओवर कर लिया। तीसरी जो स्ट्रैटेजी थी, वो उनकी डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी थी, जो उन्होंने कतर ऑफिस के अंदर बैठ के अपनाई और वहाँ एक बेहतर डिप्लोमैटिक एफर्ट्स थी, उनके ज़रिए ना सिर्फ वो साथ-साथ जंग करते रहे बल्कि जो मामलात थे वो भी तय किए और मेरे ख्याल में उसके नतीजे अभी हम देख रहे हैं। अब जहाँ कौमी सलामती की बात है, यकीनन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको $130 बिलियन का नुकसान हुआ, 80,000 जानें हमारी गईं और बहुत कीमती जानें थी वो। उसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, हमारे जर्नैल हुँ, भी थे, सहाफ़ी भी थे, जज भी थे, सही। वकला भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी, यानी हुँ, कि बहुत अज़ीम कुर्बानी हमने दी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के खुद कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि हमारे गालिबन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज तक अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं, जो जेन्युइन हुँ, मुहाजिरीन यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये एक तो खुशाइंद बात है। लेकिन मेरी एक तालिबान के लिए दरख्वास्त है, आपके टीवी की वसातत से, हमारा जी। नेशनल टीवी है और बहुत ही काबिले फ़ख्र टीवी है पाकिस्तान टेलीविज़न। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि जिस तरह उन्होंने मुल्ला अख्तर मंसूर के दौर में एक दाइश से लड़ने के लिए ग्रुप बनाए थे और उनको दाइश से लड़ने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, ऐसे ही उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार व ईटीआईएम और दीगर इस किस्म के जो दाइश समेत जो वहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ उनको कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की सरहद जो है वो महफूज रहे। मैं हमेशा क्योंकि बाड़ लगाने के उस तरह से हक में नहीं था, लेकिन हुँ, मैं अब देखता हूँ तो मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमने जो बाड़ लगाई उससे ये हुआ कि जो अगर रेफ्यूजीज़ का जो एक रेला पाकिस्तान में जो कि तकरीबन मेरे ख़्याल में 8-10 लाख लोगों का हो सकता था, वो फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ पाया। तो ये एक हमने कामयाबी हमारी है। दूसरा ये कि जो वहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हुए हैं, हुँ, वो पाकिस्तान में घुस सकते थे और यकीनन उन टेररिस्ट ग्रुप की पुश्तपनाही जो है वो भारत के कौंसल खाने वहाँ कोई क्रिकेट का मैच तो खेल नहीं रहे थे। वो सही। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के ही सारे अवामिल कर रहे थे और खुद आपको ट्रू। पता है कि अभी वहाँ चमन बॉर्डर के ऊपर, स्पिन बोलदक के ऊपर जब वहाँ तालिबान ने हमला किया और उसको काबू किया तो 3 अरब रुपया
पाकिस्तानी जो था वो वहां से बरामद हुआ, उनके कर्नल की वहाँ अलमारी से, जिसके अंदर बाकायदा खतूत मौजूद थे कि किन किन लोगों को पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये रकूम उनके लिए। और खुद अशरफ गनी साहब के महल से आज 170 लोगों की लिस्ट वो निकली जिसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा प्लान, सोशल मीडिया पे हर्जा सराई और लोगों के अंदर नफरत भरना, ये शामिल था। तालिबान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यकीनन इस टाइम पे अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि एक टर्मोइल है, काबुल के अंदर किसी को पता नहीं है कि कौन उनका मास्टर है, कौन मालिक है, कौन हुक्मरान है, कौन पुलिस चीफ है, कौन जो है। इसीलिए तमाम जो कारोबार हाय जिंदगी हैं और जितने इदारे हैं वो फिलहाल बंद पड़े हैं। लेकिन मेरा ख्याल है 20 साल में तालिबान ने बहुत अपनी इस्लाह भी की है और उनको करनी चाहिए। अगर नहीं की तो उनको करनी ठीक है, चाहिए। चैलेंजेस उनके और लिए भी बहुत ज़्यादा हैं अब्दुल्ला गुल साहब, और चैलेंजेस जो हैं वो आलमी बरादरी के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर जब ये बात की जाती है कि अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है उसे किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा कि आलमी बरादरी इसमें पहले भी नाकाम हुई है, तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह करे कि अब की दफ़ा ऐसा ना हो, अफ़गानिस्तान में वाक़तन अमन कायम हो। अब चाहे जिस भी तरह से हो, फ़रीक़ैन के दरमियान जो भी मुआहिदा तय पाता है वो अफ़गान लोगों की फ़लाह के लिए बेहतर होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आप अपना तज्ज़िया हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे, आपको आगाह कर रहे थे कि तालिबान के वहाँ ख़ास तौर पर काबुल में आ जाने के बाद क्या सूरत हाल क्रिएट हुई है, और अगर सिचुएशन इसी तरह से रहती है तो आगे हालात किस जानिब जा सकते हैं, और जिस जानिब हालात को नहीं जाना चाहिए उस जानिब हालात को जाने से रोकने के लिए क्या कुछ किरदार आलमी बरादरी अदा कर सकती है। अच्छा जी, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं और अब हमें बात करनी है ज़ाम्बिया की, जहां आप जानते हैं कि होने वाले हालिया सदारती इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो रहनुमा हैं हेकेंडी हाचिलिमा, वो मौजूदा सदर एडगोरा लोंगा को शिकस्त देकर सदर मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन हमेशा की तरह जैसा कि हम पाकिस्तान में देखते आए हैं, जिसको शिकस्त होती है वो हमेशा इंतखाबात में धांधली की बात करता है। अभी भी हमने यही देखा है कि शिकस्त खुर्दा जो लांगुआ हैं उनका कहना यह है कि इंतखाबात जो हैं वो आज़ाद और शफाफ नहीं थे। ज़ाम्बिया में आपको ये भी बता दें नाज़रीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 70 लाख है, और यहाँ होने वाले सदारती इंतखाबात से मुतालिक हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इन इंतखाबात पर मज़ीद बात करेंगे। ज़ाम्बिया में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा भारी अक्सरियत से जीतकर 5 साल के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। ज़ाम्बिया के 9 मुंतखब सदर हकाइंद हिशिलिमा ने 28,10,777 वोट हासिल किए हैं, जबकि शिकस्त खाने वाले मौजूदा सदर एडगार लांगू ने 18,14,201 वोट हासिल करने के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 70 लाख है। ज़ाम्बिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दारुल हुकूमत लुसाका में इंतखाबात के नताइज का सरकारी ऐलान करते हुए इशिलिमा को मौजूदा सदारती इंतखाबात में फातेह करार दे दिया है। तादाद के हवाले से 9 मुंतखब सदर ने 50.1% वोट हासिल करके अपनी बर्तरी साबित कर ली है, इसीलिए उन्हें दोबारा इंतखाबात करवाने की जरूरत नहीं है। इशिलिमा अपनी सियासी जिंदगी शुरू करने से पहले एक अकाउंटेंट कंपनी में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहे थे। सदर मुंतखब होने के बाद उनके लिए मुल्की मीशत को संभालना और मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना एक बड़ा चैलेंज होगा। ज़ाम्बिया अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है और दूसरे अफ्रीकी ममालिक की तरह कुदरती वसाइल से माला माल है। इस वक्त सरमायाकार यहाँ होने वाले सदारती इंतखाबात पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ज़ाम्बिया ने 1964 अक्टूबर में आज़ादी के बाद जमहूरी निज़ाम को तर्ज़े हुकूमत के तौर पर अपनाया और आज़ादी के पहले साल से 1991 तक यहाँ की सियासत मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाले रहनुमा केनेथ काउंडा के गिर्द घूमती रही है और मुल्क में आज़ादी के 2 दहाइयों तक एक सियासी जमात यहाँ सियासत करती रही है। काउंडा ने यहाँ मौजूद तमाम कबीलों के माबैन ताउन की फिजा को बरकरार रखने के लिए वसाइल की मसावी तकसीम के साथ साथ कबाइल के सरदारों को बराबर ओहदे भी दिए और हर कबीले का सरदार उसकी कबीना में वजीर की हैसियत रखता था। ज़ाम्बिया की सियासी तारीख में काउंडा का एक अहम किरदार रहा है। ज़ाम्बिया में 12 अगस्त को हुए सदारती इंतखाबात के नताइज में हिशिलिमा ने वाज़े फतेह हासिल कर ली है। ताहम मुल्क की कमजोर मईशत को सहारा देने के लिए आलमी मालियाती फंड के साथ 13 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का मुआहदा तय होना अभी बाकी है। शिकस्त खुर्दा सदर लांगू का कहना है कि सदारती इंतखाबात शफाफ और आज़ाद नहीं थे क्योंकि 3 सूबों में उनके सियासी एजेंट्स को पोलिंग के दौरान हरासा किया गया।
ताहम सरकारी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा को मुल्क के नए सदर के तौर पर फातेह करार दे दिया गया है, जिसके बाद उनके हामी मुल्क में अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। इशिलीमा के हामी का कहना है कि हम ज़ाम्बिया के रिहायशी महसूस कर रहे हैं कि अब हमें आज़ादी मुयस्सर होगी। हम तब्दीली और बेहतर ज़ाम्बिया की उम्मीद रखते हैं। नौमुंतखब सदर के एक और हामी का कहना है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया है और सब ने भारी अक्सरियत से इशिलीमा को सदर मुंतखब किया है। देखते हैं नौमुंतखब सदर ज़ाम्बिया की तकदीर बदलने में क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि उनकी सलाहियतों का इम्तिहान अब शुरू होगा। बिल्कुल जी, अब हिचीलामा क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए, ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन ये इलेक्शन किस तरह से हुए हैं ये जानना भी बड़ा अहम है, क्योंकि अफ्रीका में इन इलेक्शंस का आने वाले जो दौर है ख़ासतौर पर मईशत को लेकर, उस पर ये बड़ी अहम तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं और ये इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है वहाँ पर ये किस तरह से शफाफ था या नहीं था, इसी पर हम बात करेंगे शानदाना गुलजार साहिबा से, जो कि MNA हैं, मेंबर हैं नेशनल असम्बली पाकिस्तान में, और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की जानिब से मुबस्सिर के तौर पर इस वक्त ज़ाम्बिया में मौजूद हैं और इन इलेक्शंस को देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शानदाना गुलजार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। शानदाना साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल रही हैं हमारे शो के लिए। शानदाना साहिबा, फरमाइएगा, पाकिस्तान में तो हम ये देखते चले आ रहे हैं, जब भी कोई हारता है इलेक्शन तो इल्ज़ाम यही लगाता है कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे, इसमें धांधली हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब ये बताइएगा कि जो इल्ज़ामात लोगों की जानिब से लगाए गए हैं, आपने इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई देखी? आप तो वहाँ पर मौजूद थी, सारे इलेक्शन प्रोसेस को देख रही थी, या आपको लगा कि नहीं बिल्कुल शफाफ तरीके से हुए हैं इलेक्शन यहाँ पर? शुक्रिया जी, आपने बहुत सारे सवालात इकट्ठे पूछ लिए, तो मैं पहले आखिरी सवाल का जवाब दूंगी। प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर थी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की तरफ से, जी। हम 12 ऑब्जर्वर्स थे और हमारा चेयर था जो तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जकाया किक्वेटे। तो हमारी टीम थी, हमने 3-4 दिन पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम मिले, फिर हम तमाम इनकी जो कोalitions हैं, सिविल सोसाइटी से मिले, इलेक्शन कमीशन से मिले, सही। पुलिस से मिले, जो इनके थे स्टेक होल्डर से तमाम से मुलाकातें की और कहा यही जा रहा था कि इलेक्शन से पहले पिछले 1 साल से बहुत ही ऐसे काम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, मीडिया आज़ाद नहीं है, ऑपोजिशन को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है कोविड के बहाने। इसी तरह प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी होते हैं उनको पहली दफ़ा वोट करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वो सिर्फ हुकूमत को उनको कहा जा रहा है कि आप वोट दें। इसी तरह बहुत सारा खून खराबा भी हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स हाइडिंग में थे क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पुलिस उनके साथ मुलविस है। लेकिन जो इलेक्शन का दिन था, हम सुबह 5:30 बजे इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन पहुंचे। हमारे तकरीबन उस दिन मैं जिस इलाके में थी उसे कॉपर बेल्ट बोलते हैं, और कॉपर बेल्ट में तकरीबन 40 पोलिंग स्टेशन हमारे साथ थे, मैं और मेरे कॉलीग थे, और हमने सुबह 5:30 बजे से जो पोलिंग देखी वो रात 8 बजे तक लोगों ने वोट डाले, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें थी। उसमें ऐसी औरतें भी थीं जो नई माएँ हैं, छोटे-छोटे बच्चे थे उनके साथ, अच्छा। ज़ईफ़ मर्द, ज़ईफ़ ख़वातीन, व्हीलचेयर पे लोग, जवान लोग। और मैं हैरान हूँ उन लोगों के डिसिप्लिन पे कि उन्होंने ना आवाज़ उठाई, ना उन्होंने शिकायत की कि पानी नहीं है या सर्दी बहुत है या गर्मी बहुत है, और लाइनों में 10-10 घंटे लोग खड़े रहे वोट देने के लिए अपना हक। फिर जब काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो तमाम लोगों को निकाल दिया गया, हम वहाँ बैठे हुए थे एज़ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। हमने एक-एक वोट देखा, हमने गिनती देखी, क्योंकि 4 वोट उस दिन हो रहे थे, प्रेसिडेंट के, नेशनल असेंबली के, मेयर के और काउंसलर्स के। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह सकती हूँ कि 99.9% हम 12 ऑब्जर्वर्स थे, सारे मुल्क में हम थे। हमने किसी एक पोलिंग स्टेशन में अगर एक वोट भी रिग होता हुआ देखा हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, आपको पता है जब टर्म खत्म हो जाती है तो केयर टेकर हुकूमत आ जाती है, 3 महीने वो इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे केयर टेकर हुकूमत नहीं थी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एडगर लुंगू, वही आखिरी दिन तक प्रेसिडेंट रहे। तमाम इलेक्शन कमीशन, हर एक चीज उनके हाथ में थी, पुलिस उनके हाथ में थी, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन था। कोशिश की गई गाड़ियों में लोग प्री प्रिंटेड बैलेट वोट्स आए, क्योंकि इस दफा पहली दफा इस मुल्क में उन्होंने बैलेट पेपर्स की जो प्रिंटिंग दुबई में की थी अपने मुल्क की बजाय, तो उस पर लोगों को बहुत शक था कि प्री प्रिंटेड बैलेट्स ना आ जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही। 99% एरिया सेफ थे, 1% एरिया में थोड़ा बहुत खून खराबा हुआ, और वो होना था क्योंकि लोग तंग हैं। मैं खुद जिस इलाके से गुजर रही थी वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, भूख का ये हाल है कि उन्होंने सीखों पे बड़े बड़े चूहे लगाए हुए थे, उनको बेच रहे थे, ग्रिल्ड चूहे। तो बहुत
अफसोसनाक मौका था और पाकिस्तानियों को एक ज़रूर मैं ये पैगाम दूंगी कि आप अल्लाह का शुक्र करें कि हम बहुत लोगों से अभी भी बहुत अच्छे हैं, हमारी जमहूरियत भी, हमारा मीडिया भी। नेचुरली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस बहुत अच्छे हो गए। जो हमें खदशा था, खौफ था कि शायद वायलेंस हो जाए, गड़बड़ हो जाए, लेकिन इनकी फ़ौज ने भी बहुत ज़बरदस्त एक मुजाहिरा किया कि उन्होंने हम्म। इंटरफेयर नहीं किया। वो देख रहे थे सारे इलेक्शन को, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, वो अच्छा, पीछे खड़े थे। जबरदस्त। तो लोगों को एक ये भी कॉन्फिडेंस थी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बाकी कुव्वतें हम पे हावी हो जाएं तो फौज हमारी खड़ी है, हमें फौज बचाएगी। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत एक जबरदस्त, और ये पूरे अफ्रीका के लिए, वो आलम पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए, जिसे हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी, कि लोगों हम्म। का विल, लोग तंग आ गए हैं गुर्बत से, लोग तंग आ गए हैं भूख से। 10 साल से इस मुल्क के हालात खराब हुए हैं और वो मजीद खराबी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। इन्होंने IMF, जिस तरह पाकिस्तान का हमारा खदशा था कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, हमारा दिवालिया हो जाएगा जो हमारे लोन्स थे, इन्होंने दिवालिया कर लिया पिछले साल। तो इनके बहुत बुरे हालात हैं। बेसिक अशिया, हालांकि तमाम मुल्क, ज्यादातर लोग इनके काश्तकार है, बट खाना नहीं मिलता। सो सही, सो हालात आई ख़राब थिंक थे, अवाम जो है यहाँ के वो इन हालात से तंग आ चुके थे और अब वो तब्दीली चाहते थे, इसलिए उन्होंने लुंगा पर हिचिलियामा को तरजीह दी है। और आपने जो बातें बताई हैं शानदाना गुलजार साहिबा, उससे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि लोगों की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि आपने खुद देखा वहाँ पर कि बड़े साफ़ और शफाफ तरीके से इलेक्शन हुए हैं। बहरहाल शानदाना गुलजार साहिबा, आप हमें आगाह कर रही थी यहाँ ज़म्बिया में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, हमें इसी शो में मज़ीद बहुत सारी खबरें, बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे पैकेजेस आपसे शेयर करने हैं। अभी हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। दुनिया के साथ में एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हम रुख करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, जहां कोरोना फैलने से हलाकतों में बेपनाह इजाफा हो गया है और मुल्क में वैक्सीन की भी बहुत ज़्यादा किल्लत देखी जा रही है। आपको पता है कि डेल्टा वायरस ने लोगों को बुरे तरीके से मुतासर कर रखा है और उसके बाद ये हो रहा है कि यहाँ लोग जब वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पर जा रहे हैं तो वहाँ वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का इस सारी सिचुएशन पर कहना यह है कि हुकूमत ने पोलैंड से 10 लाख फाइज़र वैक्सीन की खुराकें ख़रीदी हैं और जल्द ही इजाफी वैक्सीन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, कितने ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, और कितनी बड़ी खेप अब ख़रीदी गई है जिससे लोगों को ये वैक्सीन बआसानी दस्तयाब हो सके, इस बारे में एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की अमवात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और मुल्क में वैक्सीन की कमी है। गुज़श्ता 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत सिडनी में 7 हलाकतें हुई हैं, जो यहाँ वबा फैलने के बाद सबसे ज्यादा है। और यहाँ एक दिन में 478 नए मरीज सामने आए हैं। यहाँ गैर मुसल्लह फौजी दस्तों को तैनात किया गया है ताकि वबा के हवाले से लगी पाबंदियों पर सख्ती से अमल करवाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत में गुज़श्ता 8 हफ्तों से लॉकडाउन का निफाज किया गया है और लोग अपने घरों में महसूर होने के साथ साथ पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में वबा तेजी से फैल रही है। इससे कबल सिडनी और मेलबर्न के अलावा ऑस्ट्रेलिया की तमाम रियासतें वबा से मुकम्मल महफूज थीं, लेकिन वबा की हालिया लहर ने न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा, मेलबर्न और रियासत डार्विन में भी अपने पंजे गाड़ रखे हैं और इन रियासतों में कोरोना वबा के सबब पाबंदियों का इत्तलाक किया गया है।
सिडनी में 8 हफ्तों से लॉकडाउन के सबब कहा जा रहा है कि इससे ऑस्ट्रेलिया की 1.5 खरब डॉलर्स की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। यहाँ 16 साल की उम्र से ज्यादा रिहायशियों के 26% हिस्से को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, लेकिन इस वक्त वबा की डेल्टा शक्ल मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है। मुल्क में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए पोलैंड से 10 लाख फाइजर वैक्सीन की खुराकें खरीद ली गई हैं। इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि हमने पोलैंड से कई हफ्तों की बहसो तमहीस के बाद 10 लाख फाइजर की खुराकें खरीदी हैं। ये वैक्सीन की खेप आज रात तक यहाँ पहुँच जाएगी और इसको वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने और लोगों को इजाफी वैक्सीन देने की कोशिशों में फौरी तौर पर शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत फाइजर की 40 मिलियन खुराकें खरीदने का मुआहदा कर चुकी है, जो इस साल की आखिरी छमाही में यहाँ पहुँचना शुरू होंगी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को वैक्सीन में सुस्त रवि के बायस शदीद तनकीद का सामना है और इस वजह से वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन की अवामी मकबूलियत में भी कमी हुई है। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले एक सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म की अवामी मकबूलियत 88% से कम होकर सिर्फ 48% रह गई है और इस गिरती हुई मकबूलियत से आने वाले इंतखाबात में स्कॉट मॉरिसन को नुकसान का अंदेशा है। अगर यही हालात इंतखाबात में हुए तो इनकी जमात मुस्तकबिल में हुक्मरानी से हाथ धो बैठेगी। अगर मरीजों की तादाद में कमी आ गई तो सिडनी में 28 अगस्त को 9 हफ्तों के बाद लॉकडाउन में आसानी की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में वबा से बचने के लिए 6 मरतबा पाबंदियां आयद की गई हैं और पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रकम $5,000 तक बढ़ा दी गई है। बिल्कुल जी, अगर सूरत हाल यही रही तो फिर आइंदा इंतखाबात में मौजूदा पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म की मकबूलियत में भी बेपनाह कमी वाक़ हुई है, सिर्फ इसलिए कि हालात यहाँ पर कोविड की वजह से ख़राब हैं और वैक्सीन जिसकी अवेलेबिलिटी हुकूमत ने यकीनी बनानी थी, हुकूमत इसमें नाकाम दिखाई देती है। बहरहाल जी, हमें बढ़ना है आगे और बात करनी है शुमाली अमेरिका के मुल्क हैटी की, जहाँ आने वाले ज़लज़ले से 1300 के करीब हलाकतें हुई हैं। जी हाँ, 1300 लोग ऐसे हैं जो इस ज़लज़ले से अपनी जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता रोज़ ये ज़लज़ला आया था और इसकी शिद्दत जो रिकॉर्ड की गई है वो 7.2 बताई जाती है। 5700 अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं, इनमें से कुछ लोग शदीद ज़ख्मी और मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। इमदादी सरगर्मियाँ अलबत्ता अभी भी यहाँ जारी हैं। क्या इमदादी सरगर्मियाँ की जा रही हैं, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। हैटी में हालिया आने वाले ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 7.2 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले में 1300 के करीब लोग हलाक और 5700 जख्मी हो गए। इससे मुल्क के जनूबी हिस्से को शदीद नुकसान हुआ है। हैटी के सिविल प्रोटेक्शन के डायरेक्टर जेरी चांडलर के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में 1297 लोग हलाक हुए हैं, जिनमें से 1054 मुल्क के जनूब में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। मुल्क भर में 13,694 घरों को ज़लज़ले से शदीद नुकसान पहुंचा है और 30,000 खानदान अपने घरों से महरूम हो गए हैं। हैटी के वज़ीर आज़म एरियल हेनरी का कहना था कि जब हम मुल्क के जनूबी हिस्से में पहुंचे हैं, वहां सिर्फ तबाही थी, मुताद्दिद घर तबाह हो चुके हैं। इमदादी टीमें मलबे तले दबे हुए अफराद को निकालने के लिए कोशिशें कर रही हैं। हेनरी का कहना था कि मुसीबत के बावजूद लोग हौसले में हैं। मेरा ख्याल है कि इनमें हालात से लड़ने और जिंदा रहने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। हैटी की एक रिहायशी का कहना है कि बेघर हुए 30,000 अफराद को खैमों की अशद जरूरत है। इस वक्त ये लोग खैमा हासिल करने की तकदो कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है हमें हमारी जरूरत की अशिया मिल जाएंगी। हम ऐसी मुसीबत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहाँ के एक दूसरे रिहायशी का कहना है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत से लोग हलाक हुए हैं। अभी मरने वालों की मुकम्मल तादाद का तयन नहीं हो सका। हैटी के शुमाल मगरबी शहर जेरेमी में ज़लज़ले से शदीद नुकसान हुआ है। अस्पताल में जख्मियों का रश बढ़ने की वजह से डॉक्टर जख्मियों को दरख्तों को किनारे और सड़कों पर तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। ज़लज़ले से चर्च, होटल्स, अस्पताल और स्कूलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। नुकसान का मुकम्मल अंदाजा नहीं लगाया जा सका और आने वाले दिनों में इस नुकसान में इजाफे का अंदेशा है। हैटी के साहिली शहर की आबादी 90,000 से ज्यादा है। यहाँ मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कारकुन और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से हैटी के साहिल पर बनने वाले तूफान और बारिशों से इमदादी कामों में मुश्किलात का चैलेंज सामने आ सकता है, क्योंकि मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक हालिया बनने वाले तूफान से यहाँ 75 से 100 मिलीलीटर बारिश होने का इम्कान है।
इन बारिशों से खुले आसमान तले रहने वाले ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए मसाइल में इजाफा हो जाएगा। मामलात का निज़ाम दरहम बरहम और बिजली की तरसील बड़ी हद तक मुतासिर हुई है। हुकाम की जानिब से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अमवात की तादाद में भी मजीद इजाफे का इम्कान है, क्योंकि मुल्क के दूर दराज इलाकों के साथ राब्ता मुनक़ते होने की वजह से नुकसान का मुकम्मल अंदाजा नहीं लगाया जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा और यूनिसेफ ने जख्मियों के लिए इमदादी सामान भेज दिया है और दीगर इदारों से भी इमदाद में शरीक होने का कहा गया है। यूनिसेफ ने इमदादी सामान भी भेजा है। दीगर इदारों को भी इस इमदादी सरगर्मी के अंदर कहा है कि आप अपना रोल अदा करें, लेकिन अब बहुत सारी बारिशें जो हैं वो भी यहाँ पर मुतवक्के हैं, सैलाब भी आ सकता है और फिर इस इमदादी कार्रवाई के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल नज़र हम रखे हुए हैं, आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 1961 में दीवार बर्लिन की तामीर की, जिसने शहर को मशरकी और मगरबी जर्मनी में तकसीम कर दिया था। नाज़रीन, इस दीवार की लंबाई 12 फीट थी, जिसे इस मकसद के लिए बनाया गया था कि कम्युनिस्ट मशरकी जर्मनी से लोग फरार होकर मगरबी जर्मनी में दाखिल ना हो सकें, लेकिन बाद में लोगों ने इस दीवार को उखाड़ फेंका और दोनों मुल्क 32 साल पहले एक हो गए थे। लेकिन इस दीवार की 60वीं बरसी जब मनाई गई तो उस मौके पर बहुत सारी कुछ नई चीज़ें, नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। ये क्या हक़ाइक़ हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दीवार बर्लिन की तामीर को 60 बरस गुजर गए। 13 अगस्त सन 1961 में उस वक्त बर्लिन शहर मशरकी और मगरबी जर्मनी में तकसीम था, जब इस शहर में दीवार तामीर करने का हुक्म दिया गया था। ब्रांडनबर्ग गेट बंद कर दिया गया है। 13 अगस्त 1961 को न्यूज एजेंसी एपी ने ये शासुर्खी लगाई। ये दीवारें बर्लिन की तामीर के आगाज के तारीखी लम्हात थे। एरिश होनेकर मशरकी जर्मनी के कायदे हुकूमत थे और हकीकत में वो चाहते थे कि बर्लिन शहर को मजबूत किया जाए। इस दीवार को बनाने में वफादार तामीराती कारकुनान ने हिस्सा लिया। कंक्रीट की दीवार नेशनल पीपल्स आर्मी के मुलाजमीन ने मुकम्मल की। लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया और यकीनी बनाया गया कि दीवार मजबूती में अपनी मिसाल आप हो। इसकी बुलंदी 13.5 मीटर या 12 फीट थी। ये दीवार करीब सारे मगरबी बर्लिन के इर्द गिर्द थी। दीवार का असल मकसद ये था कि कम्युनिस्ट मशरकी जर्मनी से लोग किसी भी सूरत भागकर या पनाह की तलाश में मगरबी हिस्से में दाखिल न हो सकें। इस दीवार की तामीर से पहले तकरीबन 2,60,000 के करीब अफराद अपने घर बार छोड़कर मगरबी हिस्से में दाखिल हो चुके थे। मशरकी हिस्से के लोग मगरबी हिस्से को पुरआसाइश समझते थे। मशरकी जर्मनी के प्रोपेगेंडे के मुताबिक दीवार की तामीर लोगों को मशरकी जर्मनी से निकलने से रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि मगरबी जर्मनी के मुंतकिम मिजाज अफराद के लिए दाखिले को नामुमकिन बनाना था। ये वही दौर था जब साबका कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और सरमायादाराना निजाम के हामिल अमेरिका के दरमियान तल्ख अल्फाज से भरी बयानबाजी अपने उरूज पर थी और तीसरी आलमी जंग के खतरात मंडला रहे थे। इस तलखी की वजह से दुनिया आलमी जंग से जरूर बच गई, मगर सर जंग की राह हमवार हो गई। फ्रीकैन में असले की दौड़ शामिल हो गई और बातचीत में धमकी आमेज लहजे शामिल हो गए और दीवार बर्लिन इसी सर जंग का एक अमली निशान बनकर रह गई। लेकिन अब दीवार बर्लिन की याद ही बाकी है। 9 नवंबर 1989 को लोगों ने इस दीवार को अपनी मदद आप के तहत गिरा दिया। सन 1933 से लेकर सन 1945 तक बर्लिन शहर में नाजी हुकूमत के खुफिया इदारों के कातिल हलाकतों का बाजार गर्म कर रहे थे। इसी अरसे में दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों ने यूरोप को ताराज कर दिया। बर्लिन के मशरकी हिस्से पर साबका सोवियत यूनियन का कंट्रोल हो गया। मगरबी बर्लिन अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के जोन में तकसीम कर दिया गया। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने मगरबी बर्लिन को कम्युनिस्ट समंदर में आज़ादी का जजीरा करार दिया था। दीवार बर्लिन जब तक कायम रही, ये जुल्म और जबर का निशान भी थी। इसी अरसे में 140 अफराद को मगरबी बर्लिन में दाखिल होने की कोशिश के दौरान गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। आज भी दीवार बर्लिन का कुछ हिस्सा बतौर यादगार महफूज रखा गया है। 12 फीट ऊंची और 155 किलोमीटर लंबी ये दीवार, कहा यह जाता है कि जुल्म जबर की निशानी थी। इसका कुछ हिस्सा अभी भी मौजूद है, बाकी दीवार जो है वो गिरा दी गई है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका निशानी के तौर पर रखा गया है। उसी बारे में हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम में ब्राज़ील के साबिक सदर लोला डी सिल्वा की, जिन्होंने मौजूदा सदर पर कड़ी तनकीद की है और उन्हें एक लक़ब दिया है कि जी वो नस्ल कुश हैं, और पेशन को ये की है कि मुल्क में बाएं बाजू की हुकूमत अब की बार बनने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ जुलाई के महीने में अमेज़न के जंगलात की कटाई में 10% कमी रिकॉर्ड की गई है। इन दोनों खबरों के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, रिपोर्ट देखिए।
ब्राजील के साबिक सदर लूला डा सिल्वा ने मौजूदा सदर जेर बोल्सोनेरो को एक नस्ल कुश इंसान करार देते हुए पेशन गोई की है कि आइंदा बाएं बाजू की जमात भरपूर अक्सरियत से मुल्क के इक्तदार पर तख्त नशीन होगी। साबिक सदर लूला डा सिल्वा ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में वर्कर्स पार्टी फिर से हुकूमत में आएगी, क्योंकि हमारा मुल्क इस बात का मुस्तहिक नहीं है कि एक नस्ल कुश इंसान उसका हुक्मरान हो। उन्होंने मजीद कहा कि वर्कर्स पार्टी को तबाह करने की कोशिशें बेनतीजा साबित होंगी। हम इन मुसीबतों से बड़े जोर के साथ निकलेंगे और खुद को मजीद मजबूत साबित करेंगे। एक किताब की तकरीबी रुनुमाई से खिताब करते हुए एक साबिक सदर का कहना था कि ये किताब अपने हालात का तज़किरा करती है, जिसमें एक बड़े सियासी रहनुमा को दीवार से लगाने की कोशिशें की गई हैं और बाएं बाजू की वर्कर्स पार्टी को हदफ बनाया गया है। मौजूदा सदर जेर बोल्सोनारो के सियासी हरीफ साबिक सदर लूला दा सिल्वा खुद को सियासी तौर पर मजबूत करके सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें किसी ने उम्मीदवार के तौर पर नामजद नहीं किया, ताहम 2022 में सदारती इंतखाबात में दोनों उम्मीदवारों के माबैन इक्तदार के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दूसरी तरफ गुज़श्ता जुलाई के महीने में अमेज़न के जंगलात में होने वाली कटाई की शरह में 10% कमी देखी गई है। ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक जनवरी 2021 से जून 2021 तक जंगलात की कटाई में 7.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, जबकि गुज़श्ता महीने में यह शरह 10% कम हुई है। इस साल के पहले 6 महीनों में 5108 मुरब्बा किलोमीटर रकबे से जंगलात का सफाया किया गया, जबकि जुलाई में सिर्फ 578 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर ये नुकसान हुआ है। गुज़श्ता एक साल के दौरान जंगलात की कटाई में 4.6% कमी हुई है। ब्राजील के साबिक सदर हैमिल्टन मोराओ का कहना है कि जंगलात की कटाई के हवाले से आने वाले आदादो शुमार दुरुस्त हैं, इनकी कटाई में कमी आ रही है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी, हम आपको आगाह कर रहे थे कि क्या कुछ ख़ास तौर पर अमेज़न के जंगलों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेज़न के जंगलों की बात हमें इसलिए भी करनी थी कि इससे पहले भी हम आपको बहुत बार आगाह कर चुके हैं कि यहाँ पर दरख्तों की जो कटाई है वो बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो कटाई हो रही थी उसमें 10% तक कहा जा रहा है कि कमी आ चुकी है। ब्राज़ील के साबिक सदर के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है मौजूदा सदर पर, कहा उन्होंने यही है कि एक नस्ल खुश आदमी हैं, कोशिश इनकी ये है कि तमाम जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनका खात्मा किया जा सके, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि अगली जो आइंदा आने वाली हुकूमत होगी वो इन्हीं की होगी। बहरहाल इसी तरह के दावे जारी हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें इजाज़त दीजिए। कल शाम ठीक 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।